ओके, वीडियो पूरी वॉच करना। अगर मिस करोगे तो आप ही का फॉल्ट होगा, क्योंकि एनीमे काफी इंटरेस्टिंग है। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को स्कूल में देखते हैं, जो कि कानों में ईयरबड्स लगाकर एक छाता लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। काफी देर पैदल चलने के बाद वो एक स्टेशन पर पहुंचता है, जहां उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है, जो कि वहां अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही थी। पता नहीं क्यों, पर वो लड़का उस लड़की को देखकर काफी हैरान था। तभी स्टेशन पर एक अनाउंसमेंट होती है, असुविधा के लिए खेद है, पर एक हिरण की ट्रेन से टकराने के कारण ट्रेन 30 मिनट डिले हो चुकी है। जिसके बाद वह लड़का उस लड़की को बिना रुके निहारने लगता है। भाई थप्पड़ खा लेगा, इतना मत निहार। जिससे अनकंफर्टेबल होकर वो लड़की उसे कहती है, ऐसे घूरना बंद करो, तुम बहुत क्रीपी लग रहे हो। बहन, अगर इंडियन गर्ल होती तो अभी तक एक थप्पड़ जड़ देती। जिसके जवाब में वो लड़का कहता है, मैंने तुम्हें आज तक यहाँ कभी देखा नहीं। वैसे डियर कोलिजन के कारण ट्रेन यहाँ अक्सर डिले होती है। जिसके बाद वो लड़का उस लड़की को अपना अम्ब्रेला ऑफर करते हुए आगे कहता है, देखकर लगता है कि तुम अपना बैग गीला नहीं होने देना चाहते, इसलिए तुम यह ले सकती हो। वैसे भी मेरी कोई फिक्र नहीं करता और मेरा घर स्टेशन के पास ही है, पर अगर तुम भीग गई तो तुम्हारे पेरेंट्स जरूर परेशान होंगे। वैसे गाइस, पहली मुलाकात किसी स्टेशन पे किसी अजनबी से अगर होती है तो क्या आप इतने फ्रीली बात कर सकते हो? आई एम शॉक। जो सुनकर वो लड़की कहती है, मेरे पेरेंट्स नहीं है, पर वो लड़का इसका बहुत इंसेंसिबल देता है। वाह, ये तो काफी अच्छी बात है। यह सुनकर वो लड़की हैरान हो जाती है और उसे वो छाता ले लेती है, पर साथ में वो उसका नंबर मांगती है। नाइस यार। बॉयज, अगर स्टेशन पे किसी गर्ल को देखोगे तो बात करने की कोशिश जरूर करना। खैर, वो अलग बात है कि चमाट अलग खा लोगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, ताकि वो उसका छाता उसे वापस लौटा सके। ओ, ये रीजन था। फिर वो अपना कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करती है, जिससे हमें उन दोनों का नाम पता चलता है। उस लड़के का नाम होता है कावरू और उस लड़की का नाम होता है जू। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम कावरू को घर से निकलते हुए देखते हैं। वो रोज की तरह ट्रेन से स्कूल जा रहा था। स्कूल पहुंचने की थोड़ी देर बाद उसे एक सरप्राइज मिलता है, क्योंकि जू उसके स्कूल की एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट थी, जो कि टोक्यो से यहाँ आई थी। पर जब टीचर उसे अपना इंट्रोडक्शन देने को बोलते हैं तो वो साफ इनकार कर देती है और सिर्फ कावरू से बात करके अपनी सीट पर जाके बैठ जाती है। जिस बात से पूरी क्लास में हंगामा मच जाता है कि आखिर ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं। इवन कावरू का फ्रेंड शोहे तो बिल्कुल क्रेजी हो जाता है और कहता है, हे क्या हो रहा है भाई, ये क्यों हो रहा है? माना तू दोस्त थे और तुझ में जलन मच रही है, लेकिन अभी शांत बैठ जा, कहानी को आगे बढ़ने देते हैं। फिर क्लास शुरू हो जाती है और ब्रेक टाइम में कुछ गर्ल स्टूडेंट उसे दोस्ती करने के लिए उसे अप्रोच करती है, पर आंसू उनसे बात करने से साफ इनकार कर देती है। जिसके बाद कुछ लड़के भी अपना लक आजमाते हैं, पर वो भी बुरी तरह फेल हो जाते हैं। यह सब देखते हुए शोहे हमारे एमसी को कहता है, भाई यह लड़की क्या है भाई इसको अप्रोच ही नहीं कर सकते भाई। पर तभी वहाँ पर कावरू नाम की एक लड़की की एंट्री होती है, जो कि शायद खुद को गर्ल्स की लीडर समझती है। उसे आंसू का ऐसे इग्नोर कर देने वाला एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए वो इमीडिएट आंसू के हाथ से उसकी बुक ले लेती है और हमें पता चलता है कि वो कोई नॉवल नहीं बल्कि एक मांगा पढ़ रही थी। वैसे गाइस, नॉवल और मांगा में कोई डिफरेंस होता है क्या? देखो, आई एम जस्ट किडिंग, मुझे पता है बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, बट मैंने आज तक दोनों नहीं पढ़ी है। आई एम सॉरी। सब लोग उसके मांगा का मजाक उड़ाने लगते हैं, जो ऑफ कोर्स आंसू को पसंद नहीं आता। पर हद तो तब हो जाती है जब कारू उसकी मांगा जानबूझकर नीचे गिरा देती है। इस बात पर आंसू को गुस्सा आ जाता है और वो कारू को चेहरे पर एक जोर का पंच मारती है, जिससे उसके नाक से खून निकलने लगता है। इससे पूरी क्लास में हंगामा मच जाता है। इवन कारू के चेहरे पर भी डर साफ झलक रहा था। जिसके बाद हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम कारू की छोटी बहन कैरिन की तस्वीर देखते हैं, जिसकी बचपन में ही एक हादसे में डेथ हो गई थी। इसलिए कारू वहाँ बैठकर उसके लिए प्रे करता है। फिर रात को जब कावरू अपने बेड पर लेटकर गाने सुन रहा होता है, तभी उसे कुछ टूटने की आवाज आती है। नीचे जाकर वो देखता है उसका डैड कुछ भी बक रहा था। कावरू को नोटिस करने के बाद उसका बाप उसे उसके बालों से पकड़कर दीवार पे दे मारता है। भाई साहब, ये बाप है या कौन? भाई, मैं किसी को टच नहीं करने देता। अबे सब तेरी गलती है, तेरी वजह से कैरेन मरी। जब देखो कान में ईयरबड्स डाले म्यूजिक सुनता रहता है। तू मर भी जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कैसे भी मुझे मेरी कैरेन वापस कर। यह
सब सुनकर कारू वहाँ से भागने लगता है। वो भागता ही रहता है, रुकने का नाम नहीं लेता और फाइनली वो एक रेलवे ट्रैक के पास आकर रुकता है। वहाँ से ना जाने क्यों पर वो एक ट्रेन टनल की ओर जाने लगता है, पर तभी अचानक से उसके पीछे से ट्रेन आ जाती है और जल्दबाजी में बचने के चक्कर में वो वहाँ से नीचे कूद जाता है। जिसके बाद वो वहीं से आगे बढ़ने लगता है और उसके पैर एक और मिस्टीरियस टनल के पास आकर रुकते हैं। क्यूरियोसिटी में जब वो इस टनल के अंदर जाता है तो वहाँ का खूबसूरत नजारा देखकर उसके मुंह से सिर्फ उस जगह के लिए कंप्लीनोस निकलते हैं, मतलब वाओ इस टाइप की आवाज निकलती है उसके मुंह से। आप समझ गए होंगे। उसकी नजर किसी चीज पर पड़ती है। वहाँ पहुंचकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वो सामने जो जूता देखता है वो किसी और का नहीं बल्कि कैरन का था। कंफ्यूज होकर वो खुद से यही सवाल करने लगता है कि आखिर है यहाँ क्या कर रहा है। अपने सवालों का जवाब ढूंढने के लिए वो कैरन का नाम लेते हुए आगे दौड़ने लगता है, जहाँ उसकी मुलाकात एक तोते से होती है। वो फिर से हैरान हो जाता है क्योंकि उस तोते की भी डेथ हो चुकी थी। डर के मारे वो उस टनल की एंटर की और भागने लगता है और बाहर आकर अपने हाथों को देखकर खुद से कहता है तो ये सब कोई इल्यूजन नहीं है, यह रियलिटी है। घर आकर वो उस तोते को एक पिंजरे में डाल देता है। तभी वो गलती से कुछ आवाज कर देता है, जिसके कारण उसके डैड को पता चल जाता है कि वो घर आ चुका है। कावरू का बाप उसके रूम में आकर सीधा उसे अपने गले लगा लेता है। मुझे माफ कर दो, मैं उस रात नशे में था, पता नहीं मैं क्या करता अगर मैं तुम्हें भी खो देता। प्लीज आगे से ऐसा मत करना। वैसे तुम किसके घर पर थे? यह मत कहना कि तुम सड़कों पर सो रहे थे। वैसे सड़कों पर सोना कोई बुरी बात नहीं है, स्ट्रीट डॉग्स को ही देख लो। ओके, आई जस्ट किडिंग। हाँ, लेकिन अगर तुम नशे में बुरा बर्ताव करते हो और फिर बस ठीक होने के बाद माफी मांग लेते हो तो है तो सही नहीं है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो कावरू रिप्लाई देता है, नहीं मैं बस बाहर थोड़ा टहलने गया था। यह सुनकर उसका डैड नाराज हो जाता है। कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते, पर अगर आगे से तुम इस तरह एक हफ्ते के लिए गायब हो गए तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगा। कावरू है सुनकर हैरान हो जाता है और डेट चेक करने के लिए अपना फोन यूज करता है, पर अनफॉर्चुनेटली उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। चार्ज पे लगाने के बाद वो देखता है कि एक हफ्ता बीत चुका है। उसको बहुत से मैसेज आ रहे थे शोएब और अंजू की तरफ से। अगले दिन स्कूल पहुंचते ही शोएब कारू से कहता है, भाई तुझे है क्या हो गया था? भाई तू मर तो नहीं गया था? वैसे यार अगर ऐसी टनल सच में होगी तो मैं तो जानना चाहूंगा, आपका क्या ख्याल है? बट गाइस सच में अगर ऐसी टनल हो तो कितना इंटरेस्टिंग होगा ना। तभी आंसू भी वहाँ आ जाती है। ओ तुम जिंदा हो, ठीक है फिर मैं तुम्हारा अम्ब्रेला लेकर आ जाऊंगी। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम कावरू को फिर उस मिस्टीरियस टनल के बाद जाते देखते हैं। बेशक उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, पर वो हिम्मत करके उसके अंदर जाने लगता है और एक जगह रुककर कहता है, यह कोई सपना नहीं है, यह तो सच में एक रहस्यमय टनल है। इसका मतलब मैं कैरन को वापस ला सकता हूँ। ऑफ कोर्स यार, तुझे रहस्यमयी चमत्कारी टनल मिल चुकी है। पर तभी अंजू वहाँ आ जाती है और कावरू से उस जगह के बारे में पूछती है। घबराते हुए कावरू अंजू का हाथ पकड़कर उसे उस टनल से बाहर ले आता है। बाहर कुछ सेकंड में ही दोपहर से आधी रात हो चुकी होती है। वो अंजू को सारी बात बताता है कि ये एक रहस्यमय टनल है, इसका टाइम बाहर की दुनिया से अलग चलता है और अगर कोई उस टनल के एंड तक पहुंच गया तो वो अपनी कोई भी विश पूरी कर सकता है। हालांकि इसके बदले उसे अपने हंड्रेड्स ऑफ इयर्स का सेक्रीफाइस करना होगा। यह सुनकर अंजू उससे पूछती है, क्या तुम्हें वो मिला जो तुम्हें चाहिए था? अभी तक तो नहीं, पर मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मुझे मिल जाएगा। जो सुनकर अंजू खुश हो जाती है और उसे एक डील करती है, क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? जिस बात से कावरू हैरान हो जाता है। कुछ ऐसा है जो तुम्हें भी चाहिए और कुछ ऐसा है जो मुझे भी चाहिए। जब हम दोनों का मकसद एक ही है तो क्यों ना साथ मिलकर इस टनल में चले। फाइनली कावरू भी उसकी बात मान लेता है। फिर सीन चेंज होता है और अगले दिन वह साथ में दोबारा मिलते हैं। अंजू कहती है, आज से हमारा जॉइंट ऑपरेशन शुरू होगा। स्कूल के बाद हम सीधा रेल रोड क्रॉसिंग पर मिलेंगे और याद रहे हम दोनों इस टनल के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। ये सीक्रेट बस हम दोनों के बीच में रहेगा। तभी कावरू पूछता है, तो प्लान क्या है? जिस पर आंसू रिप्लाई करती है, चलो सबसे पहले टनल के अंदर और बाहर के टाइम डिफरेंस का पता लगाते हैं। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से कॉल पर बात
बात करने लगते हैं। अंजू प्लान बताती है, तुम्हें टनल में चलते हुए मुझे कुछ भी कन्वर्सेशन करती रहनी है। अगर कोई डिले आया या कॉल कट हो गई तो इसका मतलब है कि तुम उस जगह पर पहुंच चुके हो जहां पर वक्त अलग गुजरता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए कारू अंजू से यह पूछता है कि क्या उसने अपने पिछले स्कूल में किसी को मारा था, पर अंजू जवाब में कहती है कि कारू पहला इंसान है जिस पर उसने हाथ उठाया। और कारू के पूछने पर कि फिर तुमने उससे माफी क्यों नहीं मांगी, अंजू बोलती है कि लड़ाई कारू ने शुरू की थी तो माफी भी पहले उसे ही मांगनी चाहिए। तभी इस कॉन्वर्सेशन के बीच कॉल कट हो जाती है। कारू इमीडिएटली पीछे मुड़कर एंट्रेंस की ओर भागता है और उसके बाहर आते ही आंसू उसे बताती है कि 65 मिनट बीत चुके हैं, कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था। जैसे ही मैंने लाल मेपल ट्रीज को क्रॉस किया, ठीक जैसा मैंने सोचा था। चलो ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन जारी रखते हैं। फिर सीन चेंज होता है और स्कूल के बाद वो फिर से एक दूसरे से रेल रोड क्रॉसिंग पर मिलते हैं और आज वो टनल में पता लगाते हैं कि 3 सेकेंड बीत जाने के बाद बाहर की दुनिया में बीत जाते हैं पूरे 2 घंटे, और यानी 30 सेकेंड में 20 घंटे, 1 घंटे में 100 दिन और 1 दिन में 65 साल। बाप रे, मतलब आधी जिंदगी खत्म हो जाएगी यार। फिर अगले दिन वो यह पता लगाते हैं कि टनल के अंदर टेक्स्ट मैसेज जाते हैं कि नहीं, और इसमें भी टाइम डिफरेंस निकल के आता है। फिर टेक्स्ट डे वो टनल के बाहर से ही कोई एग्जिट ढूंढने लगते हैं। उन्हें एग्जिट तो नहीं मिलता पर कुछ और जरूर मिल जाता है। एनीवेज, एक सीन में शोए कवर से कहता है, भाई ये क्या हो रहा है, भाई तुम दोनों आजकल इतना मिल क्यों रहे हो, भाई कहीं तुम दोनों डेट तो नहीं कर रहे हो। इस बीच हम कारू और अंजू को एक दूसरे से माफी मांगते हुए भी देखते हैं। फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में वो दोनों टनल के अंदर एक टेक्स्ट मैसेज के थ्रू मेपल ट्री के बाहर और अंदर के टाइम डिफरेंस का पता लगाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड चाहिए आप लोगों को पता है मैं आपसे क्या मांगूंगा, मुझे बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना, बट अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं बता देता हूँ। कमेंट्स करना, लाइक करना और बेस्टली बात है सब्सक्राइब करना, और मुझे बताना आप लोगों को ऐसी टनल मिलेगी तो आप क्या करोगे। हालांकि मैं अपने 65 साल वेस्ट तो नहीं करना चाहूंगा, बट देन मेरी उम्र तो वही रहेगी ना, तो फिर तो मैं ओके बाय, वीडियो लंबी हो रही है।